नमस्कार। इन्वर्सन ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। हम लोग विज्ञान की श्रृंखला शुरू किए हैं, जिसमें आज चौथे नंबर की श्रृंखला में इस श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक लगातार श्रृंखला चल रही है, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अनुभव के आधार पर तैयार किए गए हैं। हर परीक्षा में घूम फिर कर वही प्रश्न आते हैं। इस 25 प्रश्न के माध्यम से हम 50 प्रश्न और तैयार करेंगे। इस प्रकार से इस श्रृंखला में 75 प्रश्न अति इम्पॉर्टेंट शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ये है आपके सामने, मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है? मात्रा, अब विकल्प ये 4 दिए हैं। भार का 5%, भार का 7%, भार का 6.5%, भार का 5.5%। कोई आदमी भार कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, तो रक्त की मात्रा भी कम ज़्यादा होती है। वैसे औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में 4 से 5 लीटर रक्त होता है, लेकिन औसत है। जिसका भार कम है उसमें कम होगा, जिसका भार ज़्यादा है उसमें ज़्यादा होगा। तो भार के अनुसार जो परसेंटेज बनाया गया वो सबसे सही है। तो इनमें सही उत्तर होगा भार का 7%। जितना वजन है उसका 7% रक्त होता है, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रक्त में प्लाज्मा कितना भाग होता है? देखिए, रक्त के 2 भाग होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कण। यानी ये है रक्त, इसके 2 भाग हैं, एक भाग है प्लाज्मा और दूसरा है कण, कणिकाएं। ये प्लाज्मा वाला भाग तरल भाग है, अजीवित है, तरल अजीवित भाग, और कणिका वाला ठोस भाग है, जीवित भाग है। ठोस और जीवित भाग आपका कणिकाएं होता। प्रतिशत के आधार पर देखते हैं तो 60% भाग प्लाज्मा होता है और 40% भाग कणिकाओं का होता है। और कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये पूरा रक्त का कॉम्बिनेशन है, सबके अलग अलग परसेंटेज हैं, लेकिन प्लाज्मा और कणिकाओं में जो परसेंटेज है वो 60 और 40 का रेशियो है। तो प्लाज्मा 60% भाग है, प्रश्न पूछा गया है, तो उत्तर होगा 60%। ये ठीक। और इसके माध्यम से अन्य चीज़ें भी आपकी तैयार हुई। अगले प्रश्न में आते हैं, रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो रक्त प्लाज्मा जो तरल वाला भाग है कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, प्लाज्मा में 90% तो जल होता है, 7% प्रोटीन होती है, 0.9% खनिज लवण होते हैं, खनिज, और 0.1% ग्लूकोज होता है। तो आपका उत्तर सामने मिल गया, 7% प्रोटीन होती है, ये हो गया। लेकिन इसके अलावा अन्य चीज़ें भी आपको, जल कितना है 90%, खनिज कितने 0.9% और ग्लूकोज कितना है 0.1%। तो ये अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगले प्रश्न में ये सामने है आपका, किस स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक होते हैं? देखिए, जो 3 प्रकार की कणिकाएं जो हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें आरबीसी की संरचना होती है, डिस्क के आकार की रचना के कण होते हैं जो उभयावतल होते हैं, यानी दोनों साइड धंसे हुए होते हैं, और इसमें केंद्रक का अभाव होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। स्तनधारियों के रक्त की ये विशेषता है। लेकिन इसके अपवाद स्वरूप 2 जंतु ऐसे हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, और वे हैं इन 4 विकल्पों में हाथी, चमगादड़, ऊंट और जेदा। तो उत्तर है ऊंट। और जो दूसरा और कौन सा है, लामा। ऊंट और लामा के रक्त में, लामा एक पहाड़ी
जानवर है जो भार ढोने के काम में आता है। तो ऊँट और लामा के रक्त में, ये भी दोनों स्तनधारी हैं, इनके रक्त के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये उत्तर हो गया, उत्तर ऊँट और लामा। अगले प्रश्न में आते हैं, भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वैसे आरबीसी सामान्य रूप से अस्थिमज्जा में बनती है। अस्थिमज्जा दो प्रकार की होती है। बोन मैरो, हड्डी के अंदर एक मज्जा होती है जिसे बोन मैरो कहते हैं। दो प्रकार की अस्थिमज्जा होती है, लाल अस्थिमज्जा, रेड बोन मैरो, और पीत अस्थिमज्जा, येलो बोन मैरो। ये दो प्रकार की अस्थिमज्जा होती है। तो लाल रक्त कणिकाएँ हैं आरबीसी, आरबीसी अस्थिमज्जा में बनती हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ दूसरा पूछा गया है, भ्रूण की अवस्था में। देखिए, भ्रूण की अवस्था में हड्डी नहीं होती, तो जब हड्डी ही नहीं होती तो उसमें अस्थिमज्जा नहीं है, तो फिर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये प्रश्न है। तो आप देखिए, प्रश्न का उत्तर अस्थिमज्जा नहीं होगा। सामान्य अवस्था में आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण की अवस्था में जब हड्डी नहीं होती है तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? विकल्प आपके सामने, यानी अस्थिमज्जा तो नहीं होगा। ये अग्नाशय, किडनी, ये दूसरे प्रकार के अंग हैं। प्लीहा, स्प्लीन जिसे कहते हैं, स्प्लीन जिसे तिल्ली भी बोलते हैं, ये स्पंज के आकार की रचना होती है, जहाँ पर, और प्लीहा के साथ साथ एक स्थान और है, लीवर, जिसे यकृत बोलते हैं। यानी भ्रूण की अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा और यकृत में होता है। यकृत विकल्प में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यकृत में भी होता है। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ इसमें 4 विकल्पों में प्लीहा। चलिए, कुछ जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग इसमें अभी नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पहले से देख रहे हैं वो कम से कम लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। ये आपका आरबीसी की कबगाह किसे कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, बनती तो अस्थिमज्जा में हैं और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, लगभग 100 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं, फिर घिस पिट जाती है, नष्ट हो जाती हैं, नहीं बनती हैं। अब यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि कहाँ घिस पिट करके कहाँ नष्ट होती हैं, कबगाह उसे कहा जाएगा। तो वही प्लीहा, प्लीहा को आरबीसी की कबगाह कहा जाता है। ये 7वां प्रश्न आपके सामने है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन है? अब देखिए, हीमोग्लोबिन में, ये हीमोग्लोबिन जो शब्द बना है वो 2 शब्दों के मेल से बना है, हीम और ग्लोबिन। अब देखिए, दोनों मतलब समझ लीजिए क्या है। हीम ये आपका डाई है, डाई मतलब कलर, रंजक जिसे बोलते हैं, रंग देता है, रंजक है। और ग्लोबिन ये क्या है? लौह प्रोटीन है, लौह प्रोटीन। यही पूछा जा रहा है कि जो इसमें ग्लोबिन लौह प्रोटीन है इसको क्या कहते हैं। तो ये 4 विकल्प सामने हैं, हेमेटिन, हीम, हिपरिन, ऑक्सिन। तो उत्तर सही है आपका हेमेटिन। लौह यौगिक हेमेटिन कहलाता है। हीम तो हम बता ही चुके हैं, डाई है, और हिपरिन एक विशेष प्रकार की और प्रोटीन है जो लीवर से निकलती है, जो रक्त नलियों में के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देती, वो हिपरिन है। ठीक, और ऑक्सिन ये पादप हार्मोन है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का उत्तर हुआ हेमेटिन। अगले प्रश्न में आते हैं, ये है आपके सामने, WBC का अन्य नाम क्या है? WBC मतलब वाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ। इनका अन्य नाम क्या है? देखिए, इर्थोसाइट्स, ये आपका आरबीसी का नाम है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस, इसको इर्थोसाइट भी कहते हैं। और WBC का अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। उत्तर होगा ल्यूकोसाइट। और थ्रोम्बोसाइट, मोनोसाइट, ये WBC के पार्ट है। तो इस प्रकार से WBC का अन्य नाम ल्यूकोसाइट। और इसी में एक प्रश्न और बनता है, आरबीसी का अन्य नाम इर्थ्रोसाइट। ठीक,
फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये सामने है, प्लेटलेट्स की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में कितनी होती है। अभी हम पीछे आपको बता चुके हैं कि रक्त के में दो भाग, प्लाज्मा और कणिकाएँ। कणिकाओं में 3 प्रकार की कणिकाएँ हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आरबीसी की संख्या कितनी है, अन्य जगहों पर पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से के लिए। आरबीसी की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में 45 से 55 लाख इतनी होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं। और डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या सबसे कम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में 7000 से 9000। और प्लेटलेट्स की संख्या जो इस पर पूछा गया है, तीनों के उत्तर आज जान लीजिए। प्लेटलेट्स होती हैं लगभग 3 लाख औसतन। तो इस प्रकार से उत्तर आपके सामने है 4 विकल्पों में 3 लाख। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स सब की संख्या आपके सामने है। इसमें प्लेटलेट्स के बारे में पूछा, कहीं अब डब्ल्यूबीसी पूछ सकता है, कहीं आरबीसी पूछ सकता है। तो तीनों को आप तैयार कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का प्रतिशत क्या है। देखिए, डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिकाएँ ये मूलतया 2 प्रकार की होती हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में हम एक चार्ट बनाते हैं, उसको आधार देखें, इसमें सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे और भी जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो इस पर क्लियर होंगे। ये आपका डब्ल्यूबीसी ये 2 प्रकार की हैं। कणाकार, कणाकार का मतलब जो कण की तरह होती हैं, और अकणाकार जो कण की तरह नहीं होती हैं। अब इस पर कणाकार में कई प्रकार के होते हैं, जैसे इसिनोफिल्स, यही पूछा गया है। इओसिनोफिल, इओसिनोफिल्स ये कण के आकार में होते हैं। और दूसरी होती है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। अब इसमें इसिनोफिल्स पूछा गया तो बता ही देंगे, लेकिन और भी देख लीजिए। और जो अकणाकार जो होते हैं वो 2 प्रकार की हैं, वो है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखिए, इतना पूरा डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। कण के आकार में 3 प्रकार की हैं, और जो बिना कण वाली हैं वो 2 प्रकार की हैं। इसिनोफिल्स कितनी हैं, बेसोफिल्स कितनी हैं, न्यूट्रोफिल्स कितनी हैं, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट सबका परसेंटेज देख लीजिए। इसिनोफिल का परसेंटेज है 1 से 4%, 1 से 4% होती हैं। ये सामने आपके उत्तर मिल चुका है, ये उत्तर हो गया सामने। लेकिन और के बारे में देख लीजिए, बेसोफिल्स की संख्या 0.5% होती है, बहुत कम होती हैं, 0.5% बेसोफिल्स होते हैं। और न्यूट्रोफिल्स सबसे ज़्यादा होती हैं, 50 से 70%, 50 से 70% ये बेसोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और लिम्फोसाइट की संख्या कितनी होती है, ये 25 से 33% होती है, 25 से 33% ये लिम्फोसाइट होती है। और मोनोसाइट की संख्या है 2 से 6%, 2 से 6%। तो सबके उत्तर आपके सामने हैं। कोई भी प्रश्न अन्य परीक्षाओं में पूछा जाए, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए और याद कर लीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर डब्ल्यूबीसी में इसिनोफिल्स का प्रतिशत 1 से 4% है, बेसोफिल्स का प्रतिशत 0.5% है, और न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत 50 से 70% है। जो अकणाकार हैं इससे लिम्फोसाइट 25 से 33% और मोनोसाइट 2 से 6% होती हैं। ये प्रश्न हुआ। आगे प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन प्रोथाम्बिन का निर्माण कौन करता है। देखिए, रक्त का थक्का बनना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में के कई स्टेप हैं, उन सारे स्टेप को आप समझ लीजिए। इसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं और किस प्रकार से रक्त का थक्का बनता है, और फिर उसमें जो जो चीज़ें पदार्थ भाग लेते हैं वो कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब हम बात करते हैं। तो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया में 2 प्रकार का स्टेप हम लिखते हैं। देखिए, रक्त का थक्का बनने में थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथाम्बिन 2 प्रोटीन है। देखो, प्रोथाम्बिन तो यहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिक,
प्लास्टिन और प्रोथाम्बिन। और तीसरा इसमें कैल्शियम आयन मिलता है, कैल्शियम आयन। ये मिलकर के एक पदार्थ बनाता है जिसका नाम है थ्रोम्बिन। थर्मोप्लास्टिन, प्रोथाम्बिन और कैल्शियम आयन मिलकर के थ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाता है। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन मिलकर के फिब्रिन बनाता है, फिब्रिन और प्लेटलेट्स, फिब्रिन और प्लेटलेट्स मिलकर के रक्त का थक्का और सीरम बाहर निकल जाता है। ये प्रोसेस है। अब इसमें देखिए प्रोथाम्बिन, थर्मोप्लास्टिन, फाइब्रिनोजिन, ये सब पदार्थ कहाँ बनते हैं। देखिए प्रोथाम्बिन, इस प्रश्न इसमें पूछा गया, प्रोथाम्बिन, ये प्रोथाम्बिन, इसका निर्माण लीवर में होता है। लीवर बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं तो लीवर में बनता है। और इसमें आपने सुना होगा कि रक्त का थक्का बनाने वाली विटामिन्स वो कौन सी है, तो आपको पता है कि विटामिन के। अब यहाँ पर रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया हमने दिखाई, लेकिन कहीं विटामिन के नहीं आई। लेकिन किस प्रकार से रोल अदा करती है विटामिन के, वो देख लीजिए। जो आपका फाइब्रिनोजिन है, ये फाइब्रिनोजिन, इसके संश्लेषण में विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन के न होती तो फाइब्रिनोजिन न बनता, और फाइब्रिनोजिन न बनता तो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया बाधित हो जाती। इस प्रकार से विटामिन के अप्रत्यक्ष रूप से रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। तो प्रोथाम्बिन और ये फाइब्रिनोजिन रक्त प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन है जो लीवर से निकलती है। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, लीवर, जिसे यकृत भी बोलते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया हुई। अगला प्रश्न आते हैं, ये रक्त का थक्का बनने में लगभग कितना समय लगता है। समय देखिए लिखा है 2 से 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, 5 सेकंड, 12 सेकंड। तो सही उत्तर ये है 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। अगर इतनी देर में रक्त का थक्का नहीं जमता है तो फिर कोई कमी है, उसकी जाँच होगी और उसका इलाज होगा। तो 2 से 5 मिनट में रक्त का थक्का बन जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है। आप देखते हैं कि सबके रक्त भिन्न भिन्न हैं, रंग में एक जैसे हैं लाल, लेकिन एक आदमी का रक्त दूसरे आदमी को नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसमें भिन्नता है। रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, प्रश्न ये पूछा गया। 4 विकल्प सामने है, एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। देखिए सब में आरबीसी होंगे, सब में डब्ल्यूबीसी होंगे, किसी में एंटीबॉडी और एंटीजन ये दोनों अलग अलग होंगे। तो मूल रूप से कौन सी चीज़ है, एंटीजन। एंटीजन एक विशेष प्रकार की प्रोटीन है जो रक्त में पाई जाती है। और इस प्रोटीन की खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर थे। लैंडस्टीनर ने रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी और उसके रोल को देखा। वो प्रोटीन 2 प्रकार की थी, एंटीजन और एक दूसरी उसके विरोधी प्रोटीन वो एंटीबॉडी। अब देखिए, और इधर देखिए रक्त समूह। अब 2 प्रकार के एंटीजन हैं। जो एंटीजन, जिस रक्त में एंटीजन ए है वो रक्त समूह ए है, और जो एंटीजन है उसका विरोधी एंटीबॉडी यानी एंटीबॉडी बी होगा। यानी ए रक्त समूह में एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। एंटीजन ही रक्त समूह का निर्धारण कर रहा है, तो एंटीजन ए तो ए ग्रुप, अगर एंटीजन बी है तो बी ग्रुप, और एंटीबॉडी इसमें ए होगा। और जिसमें दोनों एंटीजन हैं, ए और बी दोनों एंटीजन हैं, वो ए बी ग्रुप, और इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगा। और जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा और दोनों एंटीबॉडी होंगे वो ओ ग्रुप है। इस प्रकार से
एंटीजन ही रोल अदा करता है रक्त की भिन्नता के कारण के लिए। और इसके अलावा आपने सुना होगा कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रक्त ये RH फैक्टर है। कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने आगे शोध में अफ्रीका के रहीशस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की और खोज की। वो प्रोटीन जिस रक्त में पाई जाती है उसे RH पॉजिटिव कहा, और जिसमें नहीं पाई जाती है उसे RH नेगेटिव कहा। तो वो RH पॉजिटिव वो रक्त यानी रहीशस बंदर वाली प्रोटीन जिसमें होगी वो ए ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। ए पॉजिटिव रक्त में ए एंटीजन ये वाली, बी एंटीबॉडी ये वाली, और रहीशस बंदर वाली प्रोटीन RH फैक्टर वो मौजूद होगा, वो पॉजिटिव है। और ए नेगेटिव का मतलब है कि एंटीजन ए वाला है, एंटीबॉडी भी है, लेकिन रहीशस बंदर वाली जो प्रोटीन है वो नहीं है। तो इस प्रकार से ये एंटीजन ही रक्त समूह का निर्धारण करता है। ये सारी बातें हो गई। अगला प्रश्न आते हैं, किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता? हम पीछे भी बता चुके हैं, फटाक से बता दीजिए। एंटीजन नहीं होता है, O ग्रुप है। O ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। तो ये हो गया, ए में ए एंटीजन, बी में बी एंटीजन, ए बी में दोनों एंटीजन, ओ में कोई एंटीजन नहीं। उत्तर ये हो गया। पीछे वाले चार्ट से इस तारीख को अगले प्रश्न के उत्तर आप बता सकते हैं आराम से। और अगला प्रश्न है, RH फैक्टर के खोजकर्ता, अभी तुरंत हमने बात किया RH फैक्टर के खोजकर्ता कार्ल लैंडस्टीनर हैं। अफ्रीका के रहीशस बंदर के रक्त में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन खोजी जिसे RH फैक्टर बोला गया है। ठीक, अगला प्रश्न में आते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस रोग में पिता और माता का रक्त क्या होगा? RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, पिता का है, माता का है, ये पिता का है, माता का, पिता का, माता का, पिता का, माता। तो ये बता दें कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस है क्या चीज़। ये ऐसा रोग है जिसमें गर्भावस्था में, भ्रूण की अवस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और या बच्चे के जन्म देने के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह ऐसा पहली संतान होने के बाद वाली संतान में होता है। तो इसमें होता कैसे है? पिता का रक्त RH पॉजिटिव है, पिता RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव है। ऐसे कॉम्बिनेशन में जन्म लेने वाला बच्चे की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस बोला जाता है। ठीक, यानी पिता RH पॉजिटिव, माता RH नेगेटिव हो। अगला प्रश्न है, हृदय जिस झिल्ली से ढका होता है उस झिल्ली का क्या नाम है? चार विकल्प आपके, पेरियोस्ट्रम, पेरिकॉर्डियम, पेरियोर, पेरिस्टम। तो सही उत्तर है हृदय एक झिल्ली से ढका होता। कभी कभी उस झिल्ली में स्वेलिंग आ जाती है और हृदय धड़कने में दिक्कत होती है तो दर्द होता है, हृदय शूल होता है। तो ये पेरिकॉर्डियम झिल्ली से ढका होता है, ये आपका है। और इसमें झिल्ली के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जो स्मूथनेस लाता है उससे। तो पेरिकॉर्डियम झिल्ली उत्तर सही है, ये याद करने वाला पॉइंट है। पेरिकॉर्डियम झिल्ली से ढका होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, रक्त दाब मापी यंत्र क्या है? ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? एक विकल्प सामने है, स्फैग्मोमैनोमीटर, हीमोमीटर, थर्मोग्राफ, पिटीमीटर। देखिए इसमें स्फैग्मोमैनोमीटर ये आपका सही उत्तर है। स्फैग्मोमैनोमीटर जो रक्त दाब मापता है। इसमें उच्च रक्तदाब उच्च होता है 120 और निम्न रक्तदाब ये होता है 80 120। सिस्टोलिक डायस्टोलिक ये मापने वाला यंत्र स्फैग्मोमैनोमीटर है। तो अगला प्रश्न में आते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? इन चार विकल्प, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम। सही उत्तर है पोटेशियम, ये है पोटेशियम। पोटेशियम ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई टेक्निक क्लू नहीं होता है। पोटेशियम ये खनिज ऐसा है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। फिर अगला प्रश्न है, ये आपका तंत्रिका तंत्र में कितने भाग हैं? देखिए आपका तंत्र का नर्वस सिस्टम वो कितने भाग हैं? देखिए तंत्रिका तंत्र इसके भाग देख लीजिए, और ये 3 भागों से मिलकर बना है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय जिसे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय, परिधीय जिसे कहते हैं पेरिफेरल,
और तीसरा है स्वायत्त, इसे ऑटोनॉमस कहते हैं। ये तीन। तो प्रश्न का उत्तर तो आपको मिल गया, लेकिन इससे और प्रश्न बन सकते हैं, उनको यहीं पर देख लीजिए चार्ट के माध्यम से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे मुख्य होता है, जिसके दो भाग होते हैं। एक होता है मस्तिष्क, ब्रेन, और दूसरा होता है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। ये दो भाग। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब फिर अग्र मस्तिष्क के विभाग, मध्य मस्तिष्क के विभाग, पश्चिम मस्तिष्क के विभाग, और इन सभी भागों में अपने अपने वर्ग हैं, उस पर बात होगी। परिधि इसके दो भाग होते हैं, कपाल तंत्रिकाएं, कपाल तंत्रिकाएं, और दूसरा है मेरुरज्जु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती हैं, और शरीर में पूरा जाल फैलाती तंत्रिकाओं का। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में दो भाग हैं, अनुकंपी, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा है परानुकंपी। अनुकंपी जो कार्य करता है उसका विरोधी परानुकंपी काम करता है। जैसे आग की फुतली फैलाने का काम अनुकंपी ने किया तो आग की फुतली फैली रहेगी जब तक उसको कोई सिकोड़ेगा नहीं, तो सिकोड़ने का काम परानुकंपी करता है। इस प्रकार से पूरा मस्तिष्क पूरे शरीर पर कंट्रोल करता है। तो ये हुआ आपका। तो प्रश्न का उत्तर क्या, तंत्रिका तंत्र में कितने भाग होते हैं? उत्तर आपके सामने 3 भाग। वो 3 भाग कौन से हैं? केंद्रीय, परिधि और स्वायत्त, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये उत्तर हो गया। अगले प्रश्न में आते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क जो पे आपने देखा मस्तिष्क, हम पहले मस्तिष्क में के ब्रेन के यानी मस्तिष्क के पार्ट बता देते हैं और देख लीजिए। मस्तिष्क ब्रेन के अभी हमने बताया था, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसके 2 भाग हैं, देखिए, सेरिब्रम, सेरिब्रम, और दूसरा भाग है डायनसेफलॉन, डायनसेफलॉन। अब डायनसेफलॉन के 2 भाग हैं। डायनसेफलॉन के हैं थैलमस और हाइपोथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। ये इसके भाग हैं। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जेमिना, और सेरिबल पेडिंकल, दूसरा है सेरिबल पेडिंकल। और पश्चिम मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, उसका है सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा। सेरिबेलम, सेरिबेलम और मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। ये आपके मस्तिष्क के इतने भाग हैं, सबका अपना अपना काम है। वैसे मस्तिष्क में सबसे विकसित भाग ये सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। उत्तर आपका हो गया सेरिबेलम कह रहे हैं, ये सेरिक्रम रही हाइपोथैलेमस। सही उत्तर होगा सेरिक्रम नहीं बल्कि सेरिब्रम, सेरिब्रम। अब इसमें सही से नहीं लिखा है,
मिसप्रिंटिंग की वजह से ऐसा है, लेकिन सही उत्तर क्या है? सेरिबम, जिसे मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र होता है। सारी गणनाएं, सारा कैलकुलेशन सब इसी जगह, इसी में होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे मुख्य भाग, सबसे विकसित भाग सेरिब्रम होता है। ठीक, आप सबके में अर्क में अपने अलग अलग काम हैं। जैसे आपका हाइपोथैलेमस है, ठंडा गर्म दर्द आज महसूस करता है। ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ये आपका देखने की सुनने की शक्ति इसमें होती है। तो सबके अपने अपने काम हैं। जैसे मेडुला ओब्लांगेटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग है और उपपचय की क्रियाओं का नियंत्रण और अन्य सारे काम यही करता है। तो मस्तिष्क के जितने पार्ट हैं सबके काम आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए, परीक्षा में निश्चित पूछा जाता है। खास करके हाइपोथैलेमस के बारे में आप जान लीजिए और आपके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में और सेरिब्रम के बारे में। ये सेरिब्रम सबसे विकसित भाग है, बुद्धि का केंद्र, नियंत्रक भाग, जिसे कहते हैं कंप्यूटर का जैसे प्रोसेसिंग यूनिट, CPU जिसे बोलते हैं, वही काम मस्तिष्क में सेरिब्रम करता है। अगला प्रश्न में आते हैं। ये आपका है दर्द, ठंडा और गर्म के अनुभूति मस्तिष्क के किस भाग से होते हैं? देखिए प्रश्न बन रहे हैं ना, तो ये प्रश्न हमेशा आते हैं। तो उत्तर आपके सामने है हाइपोथैलेमस। एक बार पूरा तैयार कर लीजिए सबसे, तो कोई भी प्रश्न इससे संबंधित कहीं जाएगा ही नहीं, परीक्षा में निश्चित फंसेगा। तो हाइपोथैलेमस। और उसके बाद अगला है देखने सुनने की शक्ति पर नियंत्रण कौन रखता है? अभी मैं पीछे बताया, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो इस प्रकार के मस्तिष्क के सारे भाग के काम आप तैयार कर लीजिए, कौन किसका पार्ट है ये भी जान लीजिए। फिर इसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। अभी हम पीछे जब पूरा चार्ट बनाए थे उस पर जो आपका पेरिफेरल पार्ट है 2 भागों में बटा हुआ है। कपाल तंत्रिकाएं जो आपके यहाँ से मस्तिष्क से निकलती हुई तंत्रिकाएं हैं वो 12 जोड़ी हैं। कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी और 31 जोड़ी ये आपकी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हैं। कपाल में 12 जोड़ी और मेरुरज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं हैं जो पूरे शरीर में जाल की तरह फैली होती हैं। फिर अगले प्रश्न में आते हैं स्वेद ग्रंथियों के स्राव को कौन प्रारंभ करता है? स्वेद ग्रंथियों का स्राव, जैसे आप देखिए अभी हमने बताया था मस्तिष्क में जो तीसरा वाला भाग है ऑटोनॉमस, इसमें अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी 2 भाग थे। तो एक काम अनुकंपी करता है और ठीक उसका विरोधी काम परानुकंपी करता है। तो मस्तिष्क में श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करने का काम अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। अनुकंपी, तो आपको तैयार क्या करना है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के सारे कार्य क्या क्या कार्य करता है एक जगह लिस्ट बना लीजिए और उसको तैयार कर लीजिए। और फिर उसका विरोधी काम परानुकंपी करता है। श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करने का काम अनुकंपी करता, पसीना निकलता है और तो ऐसी स्थिति पसीना निकलता जाए तो शरीर का पानी कम हो जाएगा। तो उसको रोकने का काम कौन करता है? परानुकंपी करता है। तो श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करने का काम अनुकंपी और उसको रोकने का काम परानुकंपी करता है। इस प्रकार से ये 25 प्रश्न आपके सामने आए और आपने देखा कि इन 25 प्रश्नों के माध्यम से हमने आपको और 50 प्रश्न अतिरिक्त बताए जो अन्य परीक्षाओं के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस सीरीज में 2 टॉपिक हमने लिए थे, जिसमें था आपका रक्त परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बने वो हमने आपको बताए और निश्चित रूप से आपको बहुत सा लाभ मिलेगा। और अगली सीरीज में हम आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आपको।